पिछले 10 सालों के बारे में सोचते हुए रिडल का सलीना के प्रति ठंडा रवैया और इस घटना के साथ मिलकर लगभग सभी ने सोचा कि रिडल जानबूझकर सलीना को डांटने दे रहे हैं ताकि केटलिन से बदला लिया जा सके, वरना जब वे आसानी से वेबो पर चल रही हलचल को दबा सकते थे तो उन्होंने इसे ऐसे ही क्यों बढ़ने दिया। लूक मुस्कुराया। शायद बात ये नहीं कि रिडल परवाह नहीं करते, बल्कि ये कि वे कर ही नहीं सकते। वीडियो सामने आया और पहली नज़र में ऐसा लगा जैसे सलीना को नुकसान हुआ हो, लेकिन इसमें केटलिन भी शामिल थी, जो रिडल परिवार की नाजायज बेटी थी। पिछली मिसेज रिडल अभी अभी गुजरी थी, असली मिसी को घर से निकाल दिया गया था और एक नई मिसेज रिडल घर में आ चुकी थी। यह उनके लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाने का सबसे महत्वपूर्ण समय था और ऐसे वक्त में रिडल परिवार के पास इस स्कैंडल को छुपाने का समय नहीं था। दूसरी ओर मामला खून के रिश्ते से जुड़ा था। अगर रिडल अपने असली खून को बदनाम होने देते लेकिन नाजायज बेटी का पक्ष लेते तो क्या ये खुद अपने लिए अपमान नहीं बुलाना होता। रिडल परिवार के बुजुर्गों की तो बात ही छोड़ो, नई मिसेज रिडल इतनी मूर्ख तो बिल्कुल नहीं हो सकती। लूक ने हाथ उठाया, उसकी आंखों में हल्की चमक थी। पता करो कि रिडल ने कुछ नहीं किया या किया मगर बेकार हो गया। जिम्मेदार व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। मिस्टर जॉर्डन, आपका मतलब है कि किसी ने रिडल को ही फंसा दिया है? ये कैसे संभव है? राजधानी का रिडल परिवार देश के सबसे प्रतिष्ठित घरानों में से एक, इतना शक्तिशाली कि अपने राज्य की जमीन पर कौन उन्हें हरा सकता है। लूक के होठों पर मुस्कान आई। जांच करोगे तो पता चल जाएगा। पीआर विभाग की लड़कियां तुरंत अलग अलग स्रोतों से जांच में जुट गईं और 10 मिनट बाद चौंकाने वाला जवाब मिला। मिस्टर जॉर्डन, पता चला है, वेबो के जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा कि 4 घंटे पहले राजधानी स्थित रिडल मुख्यालय ने उन्हें कॉल किया और वीडियो डिलीट करने को कहा। लेकिन लड़की के चेहरे पर अजीब सा भाव था, जैसे उसे यकीन न हो कि उसने सही सुना हो। लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा कि वीडियो खुद सिस्टम में जड़ की तरह बैठ गया है, सिस्टम के नियंत्रण से बाहर है और वे इसे डिलीट नहीं कर सकते। मिस्टर जॉर्डन, एक और खबर मिली है। रिडल मुख्यालय के कुछ मशहूर एक्सपर्ट्स को हाल ही में आदेश दिया गया था कि वे बड़े सोशल नेटवर्क सिस्टम में हैक करके वीडियो डिलीट करें, लेकिन लड़की के होंठ हल्के से कांपे। वीडियो डिलीट होना तो दूर, रिडल मुख्यालय का सिस्टम ही हैक कर लिया गया और इस समय वे एक्सपर्ट्स उसे बचाने में बुरी तरह फंसे हुए हैं। मिस्टर जॉर्डन, मुझे और भी खबर मिली है। एक और लड़की ने हाथ उठाया, खांसी की और धीमी आवाज में बोली, 1 घंटे पहले रिडल परिवार ने गुप्त रूप से घरेलू हैकर एलायंस से संपर्क किया और ऊंची कीमत पर वीडियो डिलीट करवाने की कोशिश की। कहा जाता है कि एलायंस के कई एक्सपर्ट्स जुटाए गए, लेकिन विरोधी का लोकेशन तक नहीं मिल पाया। इसके अलावा ऐसा लगता है कि विरोधियों ने हैकर एलायंस का पूरा आंतरिक सिस्टम ही ध्वस्त कर दिया। पूरे ऑफिस में खामोशी छा गई। लंबे समय बाद छक की आवाज के साथ लूक ने अपने हाथ का कॉफी कप रख दिया और टाई सीधी की। लियोन कहाँ है? सुना है वो अभी अभी विदेश गया है। लूक के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने हाथ जेब में डाले और दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा, हमारा काम खत्म, सब सोने जाओ। लूक दरवाजे से बाहर निकला और ऊपर अंधेरा होते आकाश की ओर देखा। उसकी आंखें बुझी बुझी सी थीं। आखिर ऑस्वाल्डो ने कैसी पत्नी ढूंढी है? दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो पूरे घरेलू हैकर एलायंस को खत्म कर सकें। लूक ने मोबाइल निकाला, ऑस्वाल्डो को कॉल किया, सब कुछ बताया और आखिर में पूछा, सलीना आखिर है कौन? ऑस्वाल्डो ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मेरी औरत। ये कहते ही कॉल कट गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इन दिनों सलीना गॉसिप के केंद्र में सबसे हॉट टॉपिक बनी हुई थी। जनमत का तूफान रात भर बढ़ता गया और ज्यादा लोग इसमें शामिल होते चले गए। सलीना को गालियां देने वालों की संख्या बढ़ गई और बदनाम करने वाले लोग इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए उसे नीचा दिखाने लगे। सलीना एक घटिया औरत है। क्रीफिया में तो पहले ही घमंडी और हुक्म चलाने वाली थी, अब एम सिटी में भी वही तमाशा कर रही है। इतनी मासूम बच्ची तक को परेशान कर दिया।
क्रीफिया के लोगों का नाम डुबो दिया। बी, मामला अभी पूरी तरह साफ भी नहीं हुआ है, तो तुम्हें लेडी सलीना को गालियां देने का क्या हक है? ए, ओह, तुम पागल हो क्या? वीडियो रिलीज हो चुका है, अगर ये सच नहीं तो सच और क्या है? सलीना अपनी जहरीली और दबंग प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। अब तक तो वो सिर्फ इसलिए बचती रही क्योंकि लूक उसका साथ देता था, लेकिन अब वो एम सिटी में है। देखते हैं अब उसका साथ कौन देता है। बस कल तक इंतजार करो, पब्लिक के दबाव में पुलिस उसे नाबालिग पर अत्याचार के आरोप में जरूर गिरफ्तार करेगी। सी, ये वही ब्रेन डेड फैन है ना? वीडियो में एक प्यारी सी बच्ची दिख रही है, उसने भला क्या गलती की होगी? सलीना फिर से जगह तोड़ती है, उसे ठोकर मारती है और ठुड्डी पकड़कर धमकाती है। क्या उसे लगता है कि वो ओलंपस ग्रुप की बॉस है? इतनी दबन गई क्यों? डी, पहले तो माना कि हमने सलीना को गलत समझा था, लेकिन इस बार तो उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। बॉस लेडी इतनी मासूम है, सलीना ने उसकी चीजें तोड़ी और मुआवजा तक नहीं दिया, बस पलटकर चल दी। क्या इसे धोया जा सकता है? और वो लड़की बार बार रोकर माफी मांग रही थी, फिर भी सलीना ने उसे इतनी बेरहमी और ठंडेपन से ट्रीट किया। इससे साफ है कि सलीना का असली चरित्र कितना घटिया है। ए, अब सलीना के अनाथालय बनाने का बहाना मत करो। कहते हैं उसने अनाथालय बनाया है, लेकिन किसने देखा? अगर वो इतनी निर्दयी और ठंडी दिल की है, तो कौन अपने बच्चों को उसके अनाथालय में भेजेगा? कौन जाने वो वहाँ कौन सा गंदा धंधा करती हो। सब मिलकर एक याचिका लिखते हैं ताकि सलीना का अनाथालय बनने से रोका जा सके। बदनाम करने वालों की भीड़ इतनी बड़ी थी कि जैसे ही कोई समझदार फैन सलीना के पक्ष में बोलता, तुरंत उस पर गालियों की बौछार हो जाती। ठीक उसी समय, जब समझदार फैन दबाव में टूटने वाले थे, किसी ने अचानक वेबो पर आवाज के साथ पूरा वीडियो रिलीज कर दिया। वीडियो साफ और पूरा था। इसमें केटलिन मॉल में दाखिल होती है, सलीना की घड़ी पकड़ती है, फिर बॉस लेडी को गुस्से से धक्का देती है। सब कुछ शुरुआत से अंत तक रिकॉर्ड था। जैसे ही यह वीडियो सामने आया, वेबो पर चल रही गर्मागर्म बहस का माहौल अचानक थम गया। सलीना पर लग रहे आरोपों की आवाजें ऐसे थीं मानो उनके सिर पर बर्फ का पानी उड़ेल दिया गया हो। एक ही झटके में सब खामोश हो गईं। बदनाम करने वालों के विपरीत, वे समझदार लोग जो अब तक सलीना का समर्थन कर रहे थे, अचानक जैसे फिर से जिंदा हो उठे और जोर शोर से बोलने लगे। आह, लेडी सलीना कमाल हैं। उनकी ईमानदार, दयालु और बहादुर सोच को देखकर कौन कह सकता है कि उनमें कोई कमी है? बदमाशों, सलीना सचमुच खूबसूरत और नेकादिल हैं। अगर ये सब मेरे साथ होता, तो मैं तो उस लड़की को जरूर पीट देती। इतनी छोटी उम्र में इतनी बेहया, झूठ बोलना और दूसरों की चीजें छीनना। मैं सिर्फ उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने लेडी सलीना को गालियां दी, क्या उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती? कई बार बेइज्जत होने के बाद भी उन्होंने सबक क्यों नहीं सीखा और दूसरों को अपमानित करना क्यों नहीं छोड़ा? केटलिन अभी इतनी छोटी है, लेकिन उसका स्वभाव पहले से ही इतना दबंग और बुरा है, और ऊपर से मासूम बनने का ढोंग करती है। जब वो बड़ी होगी तो क्या बनेगी? वो साइलेंट वीडियो भी जरूर उसी ने लेडी सलीना को फंसाने के लिए डाला होगा। गंदी हरकत। एक नाजायज बेटी होकर भी इतनी घमंडी और दबंग बनने की हिम्मत कैसे? उसके मुंह से जो निकला, क्या वो इंसान कह सकता है? मैं हमेशा सोचता था कि राजधानी का रिडल परिवार बेहद इज्जतदार और उच्च दर्जे वाला है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि वे एक रखेल को असली बेटी की जगह देकर खुलेआम उसकी हैसियत से टक्कर लेने देंगे। इससे साबित होता है कि बड़े घराने अंदर से कितने गंदे होते हैं। रुको, लेडी सलीना भी तो राजधानी के रिडल परिवार की असली खून की बेटी है ना? उन्हें इतनी बुरी तरह गालियां दी गईं और रिडल परिवार से कोई सफाई देने भी नहीं आया, बल्कि सबको उन्हें गालियां देने दी और एक नाजायज बेटी का साथ दिया। मैं बहुत गुस्से में हूँ। बहुत शर्मनाक है। अरे, क्या तुम्हें हैटी रिडल नाम थोड़ा जाना पहचाना नहीं लग रहा? हाँ, वही तो, वो बच्ची जो हमेशा सलीना के साथ रहती थी, जिसे इज़ाबेल ने पीटा था।
10 मिनट से भी कम समय में किसी ने इज़ाबेल द्वारा हैटी को पीटे जाने का पुराना वीडियो खोज निकाला। भीड़ ने केटलिन की बनावटी मासूम और दबंग मुस्कान की तुलना उस दृश्य से की जहां हैटी को इज़ाबेल ने सीढ़ियों से धक्का दिया था और किसी ने परवाह नहीं की। इससे लोगों के दिलों में गुस्से की लहर दौड़ गई। जिस किसी के भी दिल में जरा भी इंसानियत थी, वो ये सब देख नहीं सका और तुरंत हैटी और केटलिन की खबरें खोजने लगा। इंटरनेट यूजर्स की ताकत को कभी कम मत समझो। 1 घंटे से भी कम समय में नई मिसेस रिडल की पूरी जांच पड़ताल हो गई। सबको पता चला कि पिछली मिसेस रिडल की मौत के बाद उस आदमी ने बिना रुके नई औरत को घर में ले आया, फिर मिस रिडल को किशोर गृह भेज दिया गया और नाजायज बेटे बेटी ने खुलेआम घर पर कब्जा कर लिया। ये खबर पूरी इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। एक ही रात में राजधानी का रिडल परिवार, जो कभी पूजनीय था, बदनामी में डूब गया। अब जब भी राजधानी के रिडल परिवार का नाम सर्च किया जाता, वहां पहले जैसी इज्जत नहीं, बल्कि स्कम, मिस्ट्रेस, इलिजिटिमेट सोन, इलिजिटिमेट डॉटर जैसे टैग ही मिलते। दशकों से बनाई गई रिडल परिवार की प्रतिष्ठा एक रात में लगभग बर्बाद हो गई। एम सिटी, एक आलीशान होटल में। शुरू में केटलिन को पता चला कि किसी ने उसका साइलेंट वीडियो इंटरनेट पर डाला है। उसे अच्छा लगा कि सब लोग सलीना को गालियां दे रहे हैं। लेकिन अचानक ही परिवार के 4 लोगों का स्कैंडल इंटरनेट पर फैल गया, जिससे वह शर्मसार हो गई। केटलिन ने जब चारों ओर से आती गालियां देखी तो अचानक उसे एहसास हुआ कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। वह घबरा ही रही थी कि उसका फोन बजा। केटलिन ने स्क्रीन पर दिखता नंबर देखा और चौंक गई। जैसे ही उसने कॉल उठाई, वह घबरा कर चिल्लाई, मॉम, अब मैं क्या करूं? मैं। सुनो केटलिन, दूसरी ओर से महिला की आवाज आई, शांत लेकिन सख्त। मैंने रिपोर्टरों को इंतजाम किया है, वे करीब 1 घंटे में होटल पहुंचेंगे और तुम्हें सलीना के पास ले जाएंगे। तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। रो सकती हो, गिड़गिड़ा सकती हो, जरूरत पड़े तो घुटनों पर भी गिरना होगा। अगर तुम्हारी माफी सलीना को संतुष्ट नहीं करती और रिडल की इज्जत नहीं बचती, तो घर मत लौटना। केटलिन का चेहरा सफेद पड़ गया, वह डर के मारे रो पड़ी, मॉम, मुझसे गलती हो गई, मुझे अकेला मत छोड़ो। महिला की आवाज इस बार गुस्से से कांप गई, क्या तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है? तुम्हारे पिता और मैंने हर कोशिश की चीजें दबाने की, और अब तुम्हारे पास बस यही रास्ता है कि उन दोनों बहनों से माफी मांगो। अगर रिडल की इज्जत तुम्हारी वजह से गई, तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। केटलिन स्तब्ध रह गई। महिला ने ठंडी आवाज में कहा, क्या यही सिखाया था मैंने तुम्हें? मैंने हैटी को निकालने के लिए अपना बच्चा तक कुर्बान किया ताकि तुम रिडल परिवार में मजबूती से खड़ी रहो। और तुमने कुछ शब्दों में मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। क्या तुम्हें पता है रिडल परिवार के वो दोनों बुजुर्ग इस समय कितने गुस्से में हैं? वे हैटी को ढूंढने निकल पड़े हैं। अगर वह वापस आ गई, तो हमारा क्या होगा? केटलिन कांप उठी, यकीन नहीं कर पा रही थी। कल तक वह रिडल परिवार की लाडली राजकुमारी थी, और आज सबकी नापसंद बन चुकी थी। केटलिन जोर से रो पड़ी, मॉम, मुझे माफ कर दो, मैं आगे कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं जाकर माफी मांगूंगी। महिला ने ठंडी सांस ली, ध्यान से सुनो। सलीना के सामने इज्जत से पेश आना और बच्चे जैसी मासूमियत दिखाना। कोई चाल मत चलना, वरना तुम्हें समझ भी नहीं आएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। केटलिन सिसकते हुए बोली, सलीना आखिर है कौन? अगर उसे पता होता कि सलीना रिडल परिवार की है, तो वो कभी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करती। उसने तो रिडल परिवार के सभी लोगों को देखा था, सलीना कहाँ से आ गई? महिला ने व्यंग्य से कहा, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं। बस इतना समझ लो कि उसके पीछे कोई है और हम उसे नाराज नहीं कर सकते। इसलिए झुकना ही होगा। केटलिन ने सिर झुका लिया और चुपचाप मान गई। कॉल कट गई। केटलिन होटल में बैठी सलीना से सबके सामने माफी मांगने की बात सोचकर गुस्से और शर्म से भर गई। अगली सुबह 6 बजे सलीना उठी। उसे लगा कि वह हैटी को कॉल करना चाहेगी, तो लिया फोन लेकर आई।
सलीना ने सिर हिलाया। थोड़ी देर में वह बिस्तर से उठी और बिना कपड़े बदले ही बाथरूम में जाकर तैयार हुई। जब वह बाहर आई तो लेआ नाश्ता ले आई थी। सलीना मेज पर बैठकर समुद्र की ओर देखने लगी। लेआ ने उसके चेहरे और थकी सांसों से समझ लिया कि उसने रात को ठीक से नींद नहीं ली। लेआ ने चिंता से भौहें सिकोड़ लीं। सलीना बोली, अगर बाद में केटलिन माफी मांगने आए तो उसे मत रोकना। लेआ ठिठक गई। केटलिन माफी मांगने आएगी? क्यों? वह पूछ ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जब लेआ ने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो उसने सोचा कि सलीना की हरकतें कितनी अनुमानित हैं। सलीना ने हाथ में रखे चम्मच को रखा, एक स्नो वाइट रुमाल से हाथ पोंछे, फिर मेज पर रखा फोन उठाया और हैटी को एक वीडियो भेज दिया। उसने कुछ कहा नहीं और स्वाभाविक ही लेआ ने समूह के लिए दरवाज़ा खोलने की जहमत नहीं उठाई। वीडियो जुड़ते ही हैटी स्क्रीन पर दिखाई दी। वो पहले से ही जाग चुकी थी, बिस्तर पर बैठी थी, बाहें कसकर बंधी थीं, पजामे से बाहर निकली त्वचा फिक्की पड़ हुई थी, चेहरा पीला पड़ा था। उसके आसपास एक अजीब सी मृत शांति थी। हैटी, सलीना ने हल्की आवाज में कहा, अपना सिर उठा लो। हैटी की पलकों में कांपन थी। शायद सलीना की आवाज इतनी सीधे दिल में उतरने वाली थी, या फिर सिर्फ वही तो थी जिसने उन अंधेरे दिनों में उसे संभाला था, इसलिए वह मान गई और धीरे धीरे सिर उठाया। लेआ को हैटी पर दया आ गई। हैटी की सामान्यतः गहरी, स्पष्ट आंखें अब लाल लगी थीं, जैसे रक्त से भर आई हों। सलीना ने अपना अंगुली माथे पर टिकाई, उसकी आवाज में भाव था पर शब्द कम सुनाई दिए, वो वीडियो खोलो और उसे दिखाओ। डॉक्टर ने भौहें चढ़ाईं और बिना सोचे रोकने की कोशिश की, लेडी सलीना। सलीना ने एक ही नज़र से सब कुछ देख लिया। डॉक्टर हैरान रह गया। हैटी की बीमारी का स्रोत वीडियो में दिख रही केटलिन थी। हैटी की मानसिक स्थिति इतनी भयानक थी कि इलाज हो भी तो अभी नहीं चुनी जा सकती। मगर कोई भी सलीना की बात का विरोध करने का साहस नहीं कर सका। डॉक्टर ने मेज पर रखा फोन उठाया, जारी पूरा वीडियो खोजा और हैटी की आंखों के सामने रख दिया। हैटी ने केटलिन को देखा, उसकी मध्यम नज़र फिर से तेज हो गई और अवचेतन तौर पर उस पर टूट पड़ने का इरादा जाहिर हुआ। सलीना ने ठंडी आवाज में कहा, उसे देखो। उसकी मुस्कान और घमंड को अपनी आत्मा में गहरा उतार लो और हमेशा याद रखना कि तेरा दुश्मन अभी कितना घमंडी है। अगर तुझमें उसकी आंखों में ताकने की हिम्मत भी नहीं, तो तू अपनी माँ का बदला नहीं ले सकेगी। वे तुझसे दया नहीं दिखाएंगे क्योंकि तू बच्ची है। वे तुझे रौंदेंगे और भी ज्यादा बिखेर देंगे, ताकि तुम मर जाओ और उनका 4 सदस्यीय परिवार अब चैन की नींद सो सके। हैटी, तुझे डरने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तू भयभीत होकर पीछे हटेगी, तो तेरी माँ की मौत व्यर्थ जाएगी और ये चारों लोग उस घर में रह जाएंगे जो तेरे और तेरी माँ का होना चाहिए। वे तेरी और तेरी माँ की जगह और मान सम्मान चुरा लेंगे और सुखी जीवन बिताएंगे। आखिरकार बस तू और तेरी माँ एक ऐसी बेबसी में रह जाओगे जिसे लोग भूल जाएंगे, इसलिए मजबूत बनो और उसे देखो। सलीना की बात सुनना हैटी के लिए जैसे आदत हो गया था और उसकी आंखों की ठंडक धीरे धीरे जम गई। वो स्पष्ट रूप से कांप रही थी, पर अडिग रूप से ध्यान बनाए रखी, उसकी निगाहें स्क्रीन पर टिकी रहीं। वो केटलिन को घूर रही थी, जो मिस रिडल होने का होड़ दिखाते हुए खुशी से अपनी हैसियत का प्रदर्शन कर रही थी और जोर से कह रही थी कि उसकी माँ मर चुकी है, उसे घर से निकाल दिया गया और अब रिडल परिवार की सब चीजें उनके 4 लोगों की हैं। हैटी रोते हुए देख रही थी, उन रक्त भरे आंखों से बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें गिर रही थीं। वहां मौजूद डॉक्टर और नर्स ये सब देखकर सहम गए। लेआ ने भौहें चढ़ाईं और वह बाहर जाकर उस नाटकबाज को पकड़कर खींच लाने के लिए बेताब हो उठी। हैटी पागल हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि केटलिन और वह बुरी औरत किसी तरह की हरकत कर चुके थे। उसका मानसिक रोग शायद किशोर गृह के दुर्व्यवहार से ही नहीं आया था, बल्कि परिवार ने कुछ दुष्ट तरीके अपनाकर उसे यहाँ तक पहुँचाया होगा। ये शक और संभवतः हैटी की माँ की मौत से भी जुड़ा हुआ था। साला कमीना। लेआ गुस्से में दरवाजे की ओर ताक रही थी और गोद में रखे कठपुतली को कसकर पकड़ रखी थी। जब हैटी का फीका चेहरा आंसुओं से तर हो
गया तो सलीना की आवाज़ नर्म हुई, देख वो वाकई डराने वाली नहीं है, मेरे कुछ शब्दों से वो रो देगी और अपना सिर झुका देगी। हैटी, तू वही ऊंची और संवत्सरी हो, उसके सामने वह हमेशा एक नीची नाजायज़ बेटी रहेगी। वे ही तुझसे डरते हैं, तुम्हें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं। गलत वही कर रहे हैं, वे बुरे लोग हैं, तुझे बस ठीक होना है, फिर रिडल परिवार में वापस आना और खुलेआम वही हुक्मरान लड़की बनना, ताकि उस परिवार के लोग तुझसे घुटने टेकें, पीछे हटें और निम्न बने, तुम्हें देखकर उनके माथे पर जैसे एक छुरा लटकता दिखे। तू उन्हें जैसे चाहे तड़पा कर रख सकती है, अपमान कर सकती है, उन्हें कुचल सकती है और उन्हें वही दर्द लौटा सकती है जो उन्होंने तुझे दिया था। जब तूने किशोर गृह का हिसाब चुका लिया, तब जाकर तू अपनी माँ का बदला लेगी। सलीना की आवाज़ के साथ हैटी की आंखों की धार रुक सी गई, उसने सिर उठाया, उसकी खोखली आंखों में धुंधलका था पर एक कशिश सी लौट आई और टूटे स्वर में उसने पुकारा, सलीना। सलीना हल्की सी मुस्कान में बोली, हैटी, देख, आज मैं उसे घुटनों पर लाकर तेरे और तेरी माँ के आगे सिर झुकवाऊंगी ताकि वो सच्ची क्षमा मांगे। सलीना ने मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। लेया ने बात समझ ली और बेरुखी से दरवाज़ा खींचा, तेज सी आवाज़ में बोली, किसको खटखटाना है, सुबह सोने की क्या ज़रूरत है। दरवाजे के बाहर केटलिन खड़ी थी, पीछे रिपोर्टरों का एक समूह कैमरों के साथ। लेया ने उन्हें देखा तो गुस्से से भर उठी। लेया की आंखों में जो हत्या जैसा भाव था, देखकर केटलिन चकरा गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं सलीना से माफ़ी मांगने आई हूँ। लेया ने बेदिली भरी नज़र से उसे घूरा और कहा, अगर माफ़ी मांगनी है तो मांगो, पर तुम्हारे साथ इतने सारे रिपोर्टर क्यों लाए हो? क्या तुम लेडी सलीना के साथ तमाशा दिखाने आई हो? केटलिन आंसुओं के कगार पर थी, मुझे माफ़ कर दो। उसके पीछे खड़ा एक युवक आगे आया और मुस्कुराते हुए बोला, माफ़ कीजिए, मिस, हम रिडल परिवार से हैं। बूढ़े मालिक और बुजुर्ग दंपति लेडी सलीना के होने की खबर पाकर बहुत खुश हुए और खासतौर पर बोले हैं कि लेडी सलीना को घर ले आओ। लेया ने आंखें तंज से तिकाईं। उसने जैसे ही कहा, इसने पुराने दंपति का नाम आगे कर दिया, क्या ये विशेष तौर पर लेडी सलीना को बढ़त दिलाने की चाल थी? वह वक्त की साली औरत, क्या तमाशा है। लेडी सलीना का रिडल परिवार से कोई लेना देना नहीं, तो तुम उसे लेकर क्यों जाओगे? लेया ने ठंडी आवाज में कहा, लेडी सलीना सोना चाहती है, उसे परेशान मत करो। लेया ने दरवाज़ा बंद करने के लिए हाथ उठाया, पर युवक ने दरवाजे के पैनल पर हाथ टिकाया, चेहरे पर मुस्कान बनी रही पर लहजा थोड़ा सा आक्रामक हो गया। मिस, ये गंभीर मामला है, हमें लेडी सलीना से मिलना ज़रूरी है। लेया ने दरवाजे से आने वाली अदृश्य ताकत महसूस की और उसकी आंखों में शत्रुता उभरी। ठंडी हंसी के साथ उसने अपना पकड़ बढ़ाई और तेजी से दरवाज़ा जोर से थप्पड़ की तरह बंद कर दिया। बंद की आवाज़ गूंजी। लड़का एक कदम पीछे हट गया, पर लगभग हाथ में पकड़ा ही जा रहा था। वह सामने वाले कमरे के बंद दरवाजे को घूर रहा था, उसकी नज़रें बदल रही थीं। लेया अंदर आए और गुस्से से सलीना से बोली, लेडी सलीना, केटलिन के साथ रिपोर्टरों का पूरा झुंड है। रिडल परिवार असली माफ़ी नहीं मांग रहा, बल्कि वे तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि जनमत का तूफान शांत हो जाए। सलीना की काली आंखें बेहद ठंडी थीं, पर उनमें कोई हैरानी नहीं थी। इतना ऊंचा और घमंडी रिडल परिवार अपनी इज्जत गिराकर उस पोती को खुश करने क्यों आता जिसे उन्होंने कभी महत्व ही नहीं दिया। यह अनुरोध कम और ज्यादा दबाव जैसा था। तो उन्हें इंतजार करने दो, सलीना ने कहा और नज़र हैटी पर डाली। जाकर नहा ले और कपड़े बदल ले। खाने के बाद मैं केटलिन को सबके सामने तेरे घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगवाऊंगी। हैटी की आंखों में चमक आई, वह बिस्तर से उठी और बाथरूम में चली गई। बाहर दरवाजे पर खड़ा आदमी हाथ उठाकर फिर से खटखटाया, पर अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। सलीना ने जैसे तय कर लिया था कि उन्हें नज़रअंदाज करना है। केटलिन माफ़ी नहीं मांगना चाहती थी, लेकिन अगर वह सलीना और हैटी से माफ़ी नहीं मांगती तो उसकी माँ उसे रिडल परिवार में वापस नहीं जाने देती। वह सबसे ज़्यादा डरी हुई थी। उसने बंद दरवाजे को देखा और हाथ उठाकर बोली,
सलीना, मुझे पता है, मुझसे गलती हुई है। मुझे बकवास नहीं करनी चाहिए थी। मैं दोबारा हिम्मत नहीं करूंगी। मेरी कम उम्र का ख्याल रखकर मुझे माफ कर दो। रिपोर्टर कैमरा लेकर फिल्माते रहे। केटलन दरवाजे पर दस्तक देती, चेहरा पछतावे और माफी से भरा हुआ। केटलन बहुत देर तक बोलती रही, गला सूख गया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसके दिल में कड़वाहट थी, मगर दबाए रही। उसने पीछे खड़े युवक की ओर देखा। एंगस, अब क्या करें? एंगस कुछ पल चुप रहा, फिर अपने पीछे खड़े आदमी से बोला, वेट्रेस से कमरे का कार्ड ले आओ, हमें दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। आखिरकार अंदर सिर्फ 2 लड़कियां थीं। अगर जरूरत पड़ी तो असाधारण तरीका अपनाना ही होगा। जैसे ही उसने कहा, बगल वाले कमरे का दरवाज़ा खुला। खामोशी में लाइटर की क्लिक गूंजी। पूरा समूह जम गया और उधर मुड़ा। फिर सबके चेहरे सख्त पड़ गए। सामने एक आदमी खड़ा था, लगभग पूरा काला और सफ़ेद पहने। उसके शरीर की हर रेखा इतनी परफेक्ट थी कि अजीब सी दहशत उसके पूरे व्यक्तित्व में छाई हुई थी। लंबी और गोरी उंगलियों के बीच सिगरेट पकड़े धुआं उसके चेहरे को ढक रहा था, पर गहरी आंखें साफ दिख रही थीं। उसकी काली आंखें चमकीं और उसने धीरे से एक शब्द उगला, फक ऑफ। हैटी ने नाश्ता कर लिया और थोड़ी ताकत वापस पाई तो सलीना ने राहत की सांस ली। ले आए, लेडी सलीना, वो लोग नीचे चले गए हैं। हम कब बाहर निकलें? सलीना की आंखों में हैरानी झलकी। वो कैसे चले गए? ये तो नई मिसेस रिडल का अंदाज नहीं है। लेया की बड़ी आंखों में रहस्य झलक रहा था। वो बाहर ही आपस में इतनी बहस कर रहे थे कि बगल के पड़ोसी तक पहुंच गई, फिर अचानक चले गए। सलीना की आंखों में और आश्चर्य था। ऐसा कौन पड़ोसी था कि राजधानी का रिडल परिवार उसे देखकर पीछे हट गया? लेकिन उसकी जिज्ञासा ज्यादा देर नहीं टिक पाई। आखिर एम सिटी रिडल परिवार का इलाका नहीं था। हर कोई उनसे डरता हो, जरूरी नहीं। सलीना ने हैटी की ओर देखा और नर्म आवाज में कहा, मैंने तेरे लिए एक तोहफा खरीदा था, देखा तूने? हैटी की मरी हुई आंखों में हल्की लहर उठी। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं। नस भागी भागी बाहर गई और वो तोहफा दिखाया जो सलीना ने पिछली रात विशेष विमान से भेजा था। हैटी ने वह गुड़िया हाथों में ली, जो छोटी उम्र में उससे बहुत मिलती जुलती थी। गुड़िया के मुस्कुराते चेहरे को लंबे समय तक देखती रही। धीरे धीरे उसकी आंखों की निस्तेजता कुछ मिट गई। उसने गुड़िया को कसकर पकड़ लिया, सिर उठाया और सलीना से कहा, थैंक यू सलीना। वह छोटी उम्र से रिडल परिवार की छत के नीचे बड़ी हुई थी, लाड़ प्यार में पली थी। लेकिन जब मुश्किल आई तो उसे बचाने के लिए सिर्फ सलीना सामने आई, वही सलीना जो बचपन से ही निर्वासन में रह रही थी। हैटी के पास तो कम से कम माँ का स्नेह था और वो 13 साल तक निश्चिंत जीवन जी पाई। पर सलीना के पास कुछ भी नहीं था। वह अकेली क्रीफिया में बड़ी हुई। इस पल हैटी की आंखों का भ्रम मिट गया, उसकी नज़रें ठंडी और मजबूत हो गईं। सलीना तो बस 19 साल की लड़की थी, उसे सलीना का बोझ नहीं बनना था। अब वे बुरे लोग उसके दरवाजे तक आ गए थे। वह सलीना को सताने नहीं दे सकती थी। सलीना ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से आह भरी। इस लड़की की सहन शक्ति सच में डराने वाली थी। सलीना उठी, चलो। लेया ने फोन उठाया, दरवाज़ा खोला और लिफ्ट की ओर बढ़ी। जैसे ही वे बगल वाले कमरे से गुजरी, सलीना ठिठकी, बंद दरवाजे की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। उसे उस तोहफे की याद आई जो उसने भेजा था। फिर वह लिफ्ट में चली गई। होटल के मुख्य दरवाजे पर एंगस और उसका समूह खड़ा था, सबके चेहरे बिगड़े हुए। अब उन्हें समझ आया कि वह सलीना, जो निर्वासन में जी रही थी और जिसके पास कोई सहारा नहीं था, राजधानी के रिडल परिवार को खुलेआम चुनौती देने का साहस कहाँ से लाती थी। लेकिन केटलिन समझ नहीं पा रही थी। उसे बस इतना लगा कि वह आदमी लियोन से भी ज्यादा डरावना था। उस आदमी ने साफ साफ सिर्फ एक शब्द कहा था, पर उसके पिता के इतने शक्तिशाली अनुचर भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सके और जल्दी जल्दी उसे लेकर पीछे हट गए। केटलिन का दिल धड़क उठा। उसने एंगस की बांह पकड़कर पूछा, एंगस, वो आदमी कौन है?
वो सलीना का बचाव क्यों कर रहा है? एंगस ने उसका मुंह ढक दिया और गंभीर स्वर में कहा, मिस केटलिन, मुझे माफ करें। केटलिन रो पड़ी। माँ ने जो कहा था, उसके बावजूद वह जानती थी कि पिता उसे प्यार करते हैं। जब उसने देखा कि एंगस खुद उसे यहाँ लेकर आया, वो उसे सचमुच सलीना के सामने घुटनों पर झुककर माफ़ी नहीं मांगने दे सकते थे। ये तथाकथित माफ़ी तो सिर्फ दिखावे के लिए थी, लेकिन वह आदमी जिसने उन्हें बाहर निकलने का आदेश दिया, स्पष्ट रूप से एंगस के वश में नहीं था। अब उसे सच में सलीना के सामने घुटनों पर झुककर माफ़ी मांगनी पड़ रही थी। केटलिन का दिल दुख से भर गया। राजधानी में वह हमेशा लो प्रोफाइल और सावधान रही थी, कभी अपनी पहचान का दुरुपयोग नहीं किया। डरती थी कि कहीं कोई उसे पकड़कर इस्तेमाल न कर ले। पर जादुई शहर में पहली बार रिडल परिवार की बेटी की तरह पेश हुई तो सलीना के हाथों हार गई। इतना बड़ा झंझट खड़ा हो गया। केटलिन दुखी थी और दिल से सलीना से और भी नफरत करने लगी। वो तो बस एक बच्ची थी, सलीना उसे क्यों नहीं छोड़ देती? जब केटलिन रो रही थी, तभी सलीना ऊंची एड़ी के जूते पहनकर होटल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकली। सलीना को देखते ही रिडल परिवार के लोग जड़ हो गए। वीडियो देखकर वे अंदाजा तो लगा चुके थे कि यह निर्वासित लेडी सलीना इतनी आसान नहीं होगी, पर जैसे ही उन्होंने उसे सामने देखा, वे सबके सब जम गए। राजधानी में भी, जहां रईस लोग रहते हैं, वहां भी इतनी गहरी आभा पैदा नहीं हो सकती थी। लेया ने हाथ की कुर्सी सीढ़ी पर रखी और सलीना धीरे धीरे और गरिमा के साथ बैठ गईं। उन्होंने पैर क्रॉस किए, ठुड्डी ऊपर उठाई और केटलिन की ओर देखा। केटलिन का दिल दहल गया, चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपते हुए आगे बढ़ी। सलीना, माफ करना, मैं माफी मांगने आई हूँ। कल की उस सार्वजनिक घटना के बाद सलीना एम सिटी में अचानक मशहूर हो गई थीं। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वह इसी होटल में रह रही हैं। पहली बार देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। पहले उन्हें पूरी तरह यकीन नहीं था कि यह वही लड़की है जिसने कल रात इंटरनेट पर इतना हंगामा खड़ा किया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने केटलिन को देखा और बातें सुनी, लोग तुरंत इकट्ठा हो गए। क्या ये सलीना रिडल हैं? कितनी सुंदर लड़की है। कोई आश्चर्य नहीं कि इंटरनेट पर इतने लोग उसके चेहरे के दीवाने हैं। उसका अंदाज लाजवाब है। हमारी एम सिटी की पहली महिला भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती है ना? ये क्या हो रहा है? यहाँ कैमरे और रिपोर्टर क्यों हैं? जरूर रिडल फैमिली ने ही भेजे होंगे। जो लेडी सलीना के सामने खड़ी है, वो रिडल परिवार की नाजायज बेटी है ना? एंगस सलीना को देखकर हुए झटके से बाहर आया और भीड़ की बातें सुनकर बोला, हमारी मैडम ने हमें यहाँ आने को कहा। आज सुबह ही उन्हें पता चला कि कल मिस केटलिन ने लेडी सलीना को इतना परेशान किया था, इसलिए उन्होंने केटलिन को आज यहाँ आकर माफ़ी मांगने को कहा है। मिस केटलिन हमेशा विनम्र और आदरपूर्ण रही हैं, राजधानी में वह बहुत शालीन और प्यारी थीं। ये पहली बार है जब उन्होंने ऐसी गलती की। मैडम को जब पता चला तो उन्होंने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और हमें कहा कि हम अपनी आंखों से देखें कि वह लेडी सलीना से माफ़ी मांगें। असल में केटलिन को इतने लोगों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी अभी उस आदमी ने उन्हें भगा दिया था और केटलिन के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए एंगस ने सोचा कि कम से कम केटलिन की थोड़ी इज्जत बचाई जा सके। केटलिन पर इतनी नफरत और आरोप लगे कि उसके कानों में उसकी माँ की ठंडी चेतावनी गूंजने लगी। वह कांप गई और जोर से रोने लगी। सलीना को देखते हुए बोली, सलीना, माफ करना, कल बस जुबान फिसल गई थी। मेरी उम्र देखकर इसे दिल पर मत लेना। मुझे सच में नहीं पता था कि वो वीडियो किसने इंटरनेट पर डाला। मुझे ये भी नहीं लगा कि उसकी वजह से इतने लोग तुम्हें गालियां देंगे। सब मेरी गलती है। मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ। ये कहकर वह झुक गई और रोते हुए सलीना से माफ़ी मांगने लगी। कुछ औरतों को उस पर थोड़ी दया आ गई। आखिर वह सच में अभी नाबालिग बच्ची थी और दिखने में प्यारी लग रही थी। सलीना वहीं गरिमापूर्ण ढंग से बैठी थी, भौहें हल्की चढ़ी हुई, हाथ में आईपैड लिए। उनकी आंखें नर्म और शांत थीं, जैसे पता ही नहीं चलता कि वह क्या सोच रही हैं।
केटलिन अंदर से शर्मिंदा थी और दिल में सलीना से नफरत भी करने लगी, लेकिन डर के कारण कुछ कह नहीं पाए। सिर झुकाए रोते हुए बोली, सलीना, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। अब कभी ऐसी बात नहीं कहूंगी। मैं हमेशा अपनी पहचान याद रखूंगी और जो मेरा नहीं है उस पर कभी नजर नहीं डालूंगी। वो रोते रोते हिचकी लेने लगी, चेहरा पछतावे और आंसुओं से भीग गया। माँ ने कहा है कि अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो वो मुझे नहीं चाहेंगी। मैं वो बच्ची नहीं बनना चाहती जिसे माँ ही न चाहे। सलीना, प्लीज मुझे माफ कर दो। सलीना ने उसकी ओर देखा तक नहीं, बस अपनी लंबी उंगलियों से आईपैड की स्क्रीन पर थपथपाती रहीं, जैसे किसी को दिलासा दे रही हूँ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आसपास के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। अरे, पता है कि गलती उसी की है, लेकिन इतनी छोटी बच्ची को रोते देख दिल पिघल जाता है। वो यहाँ खड़ी है, इतने लोगों के आरोप और अपमान झेल रही है। मुझे लगता है उसे सच में अपनी गलती का एहसास है। सलीना, इस बार उसे माफ कर दो। तीसरा व्यक्ति सच में नफरत के लायक है, लेकिन बच्ची तो मासूम है। केटलिन अभी छोटी है और स्वाभाविक रूप से थोड़ी सुरोंग रखती है। उसने कुछ गलत शब्द कह दिए। कल भी तुरंत माफी मांग ली थी और आज सुबह भी आई है। लगता है सच में पछता रही है। सलीना, आखिर वो तुम्हारी बहन है, उसे एक और मौका दो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर किसी को दोष देना है तो उसके माँ बाप को देना चाहिए। केटलिन से बस जुबान से गलती हुई, ये इतनी बड़ी बात नहीं कि माफ ना किया जाए। लोग हमेशा कमजोर पर दया कर बैठते हैं। बाहरी लोगों को पता ही नहीं था कि केटलिन ने हैटी और उसकी माँ के साथ क्या किया था। उनकी नज़र में तो केटलिन ने बस कुछ बिगड़े बिगड़े शब्द कहे थे। सलीना ने उसे डांटा और संयोग से रिडल परिवार की बदनामी हो गई। उसका इस तरह डर डर कर रोना दिखाता था कि उस पर कितना भारी दबाव है। एंगस ने राहत की सांस ली, इतने लोग केटलिन का पक्ष ले रहे थे। उसे लगा कि भले ही सलीना माफ न करे, अब मामला यहीं सुलझ जाएगा। केटलिन की उम्र और उसकी मासूम प्यारी सूरत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कल उसने तुरंत माफी भी मांगी थी और हद भी नहीं पार की थी, इसलिए अभी भी स्थिति संभल सकती थी। लेकिन ये लेडी सलीना। एंगस ने सलीना को देखा, जो अब तक पूरी तरह स्थिर बैठी थी, और उसकी आंखों में सावधानी की झलक उभर आई। भीड़ की बातें सुनकर केटलिन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके दिल में सलीना के प्रति नफरत और गहरी हो गई। वह सोचने लगी, राजधानी लौटकर माँ से कहेगी कि सलीना को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। उसी समय सलीना ने पलकों को उठाया और हल्की सी आवाज में बोली, मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जिस इंसान से तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, वो है वो। सलीना ने कहा और अपने हाथ का आईपैड केटलिन की ओर घुमा दिया। एक नज़र में ही केटलिन ने स्क्रीन पर ठंडी और डरावनी निगाहें देखीं। वो थी हैटी। केटलिन चौंककर जोर से आह बोली और कई कदम पीछे हट गई। एंगस तुरंत दौड़ा और उसे थाम लिया, नहीं तो वह सीढ़ियों से गिर जाती। आईपैड स्क्रीन पर हैटी को देखकर एंगस का चेहरा भी थोड़ा बदल गया। मिस हैटी। हैटी का छोटा सा चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी गहरी काली आंखें केटलिन पर गुस्से से टिकी थीं। क्या तुम मुझे माफ़ी मांगने नहीं आई थी? तो पहले मेरे और मेरी माँ के सामने घुटनों के बल बैठो। ये देख सब लोग स्तब्ध रह गए और चुप हो गए। अगर बात सलीना की होती, तो लोग केटलिन की पैरवी करते। लेकिन जब मामला हैटी का था, वो भी एक बच्ची, तो कोई भी केटलिन पर दया नहीं कर पाया। आखिरकार केटलिन और उसकी माँ ने ही हैटी की माँ और उसका घर उससे छीन लिया था। ये छोटी बच्ची इतनी कम उम्र में अपनी माँ को खो बैठी, अपने सगे पिता ने घर से निकाल दिया और बुरे लोगों ने उसे सताया। उसके चेहरे पर जरा सा भी रंग नहीं था, बस उसे देखकर ही पता चल जाता था कि उसने कितनी कठिन जिंदगी गुजारी है। वो सिर्फ 13 साल की है, अभी केटलिन से भी छोटी, लेकिन उसने अब तक इतना अंधेरा और दर्द झेला है। उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी कौन लेगा? केटलिन हमेशा से हैटी की गुनहगार रही है। हैटी ने उसे बस घुटनों के बल बैठने को कहा है, भले ही वो उसे मारती, तब भी लोग यही कहते कि केटलिन को इसका हक था।
केटलन ने अचानक हैटी को देखा और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। वह हैटी की नफरत से भरी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। उसे पता था कि आज उसका अंत हो गया है। जहां हैटी मौजूद हो, वहां कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। एंगस को भी यहाँ हैटी को देखने की उम्मीद नहीं थी। तभी उसे समझ आया कि जाने से पहले नई मैडम ने क्यों कहा था कि आज केटलिन को जरूर अपमानित होना पड़ेगा और वह उसे संभाल ले। शुरुआत में उसने इसे जरूरी नहीं समझा था। आखिर सलीना अब बड़ी हो चुकी थी और भले ही केटलिन को जनमत के कारण उससे माफी मांगनी पड़ी हो, पर घुटनों के बल झुककर सिर ठोकने जैसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन हैटी को देखकर वह सब समझ गया। इस लड़की के सामने वह केटलिन के लिए खुलकर एक शब्द तक कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिरकार ये सब सार्वजनिक जगह पर हो रहा था। चारों ओर नजर रखने वाले कैमरे थे। रिडल परिवार के बुजुर्ग कुछ धोखा दे सकते थे, पर लियोन ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। अगर उसने देख लिया कि उन्होंने हैटी के साथ सबके सामने अन्याय किया है, तो वह जरूर इंसाफ मांगेगा। एंगस ने चुपचाप केटलिन के कंधे पर हाथ रखा, उसे शांत होने का इशारा किया और पीछे हट गया। केटलिन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और उसके होंठ लगातार कांप रहे थे। हैटी ने भीतर से उठती नफरत और डर को दबाते हुए ठंडी नज़र से उसे घूरा और नाक से फुफकार दी। सलीना सही कहती है, उन्हें उससे डरना ही चाहिए। उसे सीधा खड़े होकर उस नाजायज़ बेटी को नीचे देखना चाहिए जिसने उसकी मां को मार डाला था, और अपनी मां का बदला लेना चाहिए। हैटी ने ठुड्डी ऊपर उठाए और ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हारे हिसाब से रिडल परिवार की असली छोटी बेटी कौन है? केटलिन का दिल नफरत से भर गया, पर वह दयनीय अंदाज में रोते हुए बोली, वो तुम हो। हैटी ने तिरस्कार से हंसकर कहा। उसके चेहरे पर कोई रंग या गर्माहट नहीं थी, आंखों में केवल ठंडी नफरत थी। तुम क्या हो? तुम खुद को रिडल परिवार का सदस्य कहने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? रिडल परिवार में सिर्फ 2 बेटियां हैं, सलीना और मैं। तुम्हें किसने रिडल उपनाम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी? किसने तुम्हें रिडल परिवार के दरवाजे में घुसने दिया? तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम खुद को अकेली बेटी कहो? हैटी की बातों से केटलिन का दिल छलनी हो गया और वह और भी जोर से रोने लगी, पर जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसकी माँ, हैटी की माँ के गुजरने के बाद रिडल परिवार आई थी। हैटी ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, जिससे उसका गर्भपात हो गया था। उस समय रिडल परिवार ने इस कलंक को छिपाने और हैटी की मानसिक हालत को संभालने के लिए उसकी मां को थोड़े समय के लिए घर में रख लिया। रिडल परिवार के बुजुर्गों ने उसके पिता की जिद के आगे हार मानकर और परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसकी मां को घर में रखा। लेकिन न तो शादी हुई, न ही कोई प्रमाण पत्र था। उसकी मां रिडल परिवार में तो रहने लगी, पर वह केवल एक उपपत्नी की तरह थी, और वह तथा उसका भाई नाजायज बच्चे थे। हैटी की तुलना में वह हमेशा दबकर ही रहेगी। केटलिन दिल खोलकर रो रही थी, लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी उसकी तरफदारी नहीं की। आखिरकार चोट हैटी को लगी थी, उसकी मां उसे छोड़कर चली गई थी, केटलिन को नहीं। केटलिन लगातार रो रही थी। मुझे माफ कर दो, हैटी ने घृणा से भरी ठंडी नज़र डालते हुए कहा। सलीना और मैं ही रिडल परिवार की असली बेटियां हैं। मेरी माँ ही रिडल परिवार की एकमात्र महिला प्रमुख हैं। मैं जिंदा हूँ, और जब तक मैं हूँ तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई हमेशा नाजायज और घटिया रहोगे। इसे अच्छी तरह याद रखना। अगली बार अगर मैंने सुना कि तुम खुद को रिडल परिवार का बेटा या बेटी कह रही हो, तो मैं तुम्हारा मुंह तुड़वा दूंगी। सलीना की भौहें और आंखें शांत रहीं। उसकी काली आंखों में कोई हलचल नहीं थी जब उसने हैटी का पक्ष सुना। केटलिन ने ऊपर देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बुरी तरह रो रही थी। हैटी ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसकी काली आंखों में खून सा लाल रंग झलकने लगा। अब घुटनों के बल झुककर मुझसे और मेरी माँ से माफ़ी मांगो। ये सिर्फ वो और उसकी माँ नहीं है जिन्हें रोना चाहिए, जिन्होंने उसे चोट पहुँचाई और अंततः उसकी मौत का कारण बने, उन्हें और भी ज्यादा रोना चाहिए। केटलिन के कंधे सिसकियों से कांप रहे थे
और उसने एंगस की तरफ दया भरी नज़र से देखा। वो हैटी के आगे घुटनों पर बैठकर सिर नहीं झुकाना चाहती थी। वह सलीना से माफ़ी मांग सकती थी, लेकिन हैटी से कभी नहीं। एंगस ने धीरे से कहा, मिस केटलिन, सोचो अगर तुम्हारे पिता ये दृश्य देखेंगे तो उन्हें तुम्हारी परिपक्वता और भी पसंद आएगी और वे हैटी से और ज़्यादा नफरत करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी केटलिन का दिल हैटी से घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं था। कोई भी हो सकता है, पर हैटी नहीं। केटलिन बहुत दुखी थी, उसके पतले कंधे कांप रहे थे, पर फिर भी वह घुटनों पर झुकना नहीं चाहती थी। एंगस ने उसकी टूटी आंखों में देखते हुए फुसफुसाकर कहा, मिस केटलिन, अपनी माँ के बारे में सोचो। उसकी माँ ने कहा था कि अगर उसने आज हैटी और सलीना से माफ़ी नहीं मांगी और उनका दिल नहीं जीता, तो वह उसे अपनी बेटी नहीं मानेगी। इस पल केटलिन को अपनी माँ के शब्दों का असली मतलब समझ आया। उसकी आंखों में डर और अनिच्छा भर गई। उसने हैटी की ओर देखा, पर अंततः माँ की अवज्ञा करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। केटलिन धीरे धीरे घुटनों के बल झुक गई और हैटी के सामने बैठ गई। वह जमीन पर घुटनों के बल थी, सिर झुकाए हुए। भीड़ उसकी शक्ल नहीं देख पा रही थी, बस उसकी सिसकियां और फटी हुई आवाज़ सुन रही थी। मुझे माफ़ कर दो। हैटी ने देखा कि केटलिन उसके आगे घुटनों पर झुकी है, उसके पतले कंधे कांप रहे हैं। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और उसकी आंखों में एक पल के लिए आंसू चमक उठे। उसके दिल में निराशा और दर्द की जो रात थी, उसमें जैसे अचानक रोशनी की एक किरण फूट पड़ी। वो कर सकती है। अगर वह पर्याप्त शक्तिशाली बन जाए, तो अपने दुश्मनों को भी उसके आगे घुटनों पर बैठाकर माफ़ी मंगवा सकती है। और तब वह अपनी माँ का बदला ले सकती है। हैटी ने केटलिन को घृणा भरी आंखों से घूरते हुए धीरे और जोर देकर कहा, मैं कभी तुम्हें या तुम्हारी माँ, पिता और भाई को माफ़ नहीं करूँगी। तुम सब मेरी माँ की मौत के गुनहगार हो और मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। केटलिन बस वहीं घुटनों पर झुकी रही, सिर झुकाए हुए। एक पल में वहाँ सिर्फ उसकी सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं और कुछ नहीं। आसपास खड़े लोग इन दो बहनों को, जो नफरत से बटी हुई थीं, देखकर सहानुभूति से भर गए। कुछ हैटी से हमदर्दी रखते थे, तो कुछ केटलिन से। पाप बड़ों ने किया, पर भुगतना बच्चों को पड़ रहा था। लेकिन किसी ने भी हैटी को ज्यादा कठोर नहीं कहा। उसकी उदास शक्ल और दुखी आंखें देखकर सबका दिल पसीज गया। रिडल परिवार सचमुच बहुत निर्दयी है। ये बच्ची अभी अभी अपनी माँ को खो चुकी है और उसे घर से निकाल दिया गया। क्या यह उसकी मौत का फरमान नहीं? सबसे नीच इंसान वही होता है जो न केवल बेवफाई करता है बल्कि अपनी नाजायज़ बेटी को प्यार करता है और अपनी असली बेटी को नज़रअंदाज करता है। लगता है जैसे वह चाहता ही है कि उसकी बेटी बाहर मर जाए। चाहे जितना भी सफाई दें, इस कलंक के साथ राजधानी में रिडल परिवार की इज्जत पूरी तरह मिट गई है। केटलिन ने अपनी हथेली कसकर भींच ली। एक पल को उसने सोचा कि सबके सामने खड़ी होकर सच बता दे कि असल में हैटी ही निर्दय है, जिसने उसकी मां को सीढ़ियों से धक्का देकर उसका गर्भपात करवाया था और इसी वजह से उसकी मां को बाहर निकाला गया। फिर भी उसे अपनी मां की चेतावनी याद आई। मां ने कहा था कि चाहे सलीना और हैटी उसे घुटनों पर बैठने को कहें, तो भी उसे बैठना होगा और कभी सलीना के सामने चालाकी दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि वो कैसे मर जाएगी। सारा दोष सलीना का है। अगर वह अचानक प्रकट होकर हैटी को साथ न ले जाती, तो हैटी अभी भी सुधार विद्यालय में सजा काट रही होती और उन्हें टक्कर देने की योग्यता न रखती। आज यहाँ घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगने की नौबत भी न आती। केटलिन के दिल में हैटी के लिए नफरत थी, लेकिन सलीना से और भी ज्यादा। हैटी ने ठंडी नज़रों से केटलिन को देखा। उसने केटलिन को उठने को नहीं कहा और केटलिन भी उठने की हिम्मत नहीं कर सकी। चारों ओर शांति छा गई। आखिरकार एंगस आगे बढ़ा और झुककर हैटी से बोला, मिस हैटी, बुजुर्ग मालिक और मालकिन ने आपको ढूंढने के लिए किसी को भेजा है। कृपया अपना पता दीजिए, मैं उन्हें पहुंचा दूंगा। हैटी की आंखों में घृणा की एक झलक चमकी।
उसने केटलिन पर एक ठंडी नज़र डाली और फिर सलीना की ओर देखा। सलीना, अगर वे तुम्हें ढूंढने आए तो मुझे कॉल करना। अगर रिडल परिवार उसे न पाए तो वे ज़रूर सलीना के पास जाएंगे। सलीना वैसे भी रिडल परिवार से नफरत करती है और शायद उनसे चिढ़ भी रखती है। वह सलीना को इसमें शामिल नहीं करना चाहती थी। सलीना मुस्कुराए और धीरे से बोली, चिंता मत करो, जब तक तुम वापस नहीं जाना चाहती तब तक चाहे स्वर्ग का सम्राट भी आ जाए, उसे तुम्हें ले जाने का हक नहीं है। हैटी को ऑस्वाल्डो याद आया और वह आश्वस्त हो गई। उसके रहते राजधानी में कोई सलीना को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने हल्के मन से कहा, गुड बाय सलीना। कल अचानक वह बीमार पड़ गई थी, जिससे शूटिंग का शेड्यूल बिगड़ गया। आज और देरी नहीं कर सकती थी। सलीना ने उसकी पीली शक्ल देखकर भौहें सिकोड़ लीं। कुछ कहना चाहा पर अंततः चुप रही और बस धीरे से बोली, जाओ और अपना ख्याल रखना। ओके सलीना, कहकर हैटी ने आईपैड काट दिया। सलीना ने आईपैड लेया को पकड़ा दिया और धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। वह सीढ़ियों पर खड़ी होकर ऊंचाई से रिडल परिवार के लोगों को ठंडी और घमंडी नजरों से देख रही थी। केटलिन की निगाहें उस पर पड़ी और उसका शरीर कांपने लगा। एंगस तक को दबाव महसूस हुआ। सलीना ने तिरस्कार से हंसकर कहा, राजधानी का रिडल परिवार, बस इतना ही। ये कहकर वह होटल के भीतर चली गई। जैसे ही वह गई, एंगस तुरंत केटलिन को सहारा देने पहुंचा। आज केटलिन ने अपनी इज्जत खो दी थी। चाहे वह आगे कितना भी बड़ा मुकाम पाए, ये दृश्य कि वह हैटी के आगे घुटनों पर बैठी थी, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी बनकर रहेगा। उसमें इतनी हिम्मत तक नहीं थी कि मां के सामने कह सके कि वो हैटी को घुटनों पर झुककर माफी नहीं मांगना चाहती। केटलिन जानती थी कि आज से हैटी उसे दिल से नीचा समझेगी। वह विरोध न कर सकी, जबकि हैटी खुलेआम सब कुछ कर सकती थी। केटलिन बहुत दुखी और अनिच्छुक थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और आंसू बह रहे थे। एंगस चुप रहा और लोगों के साथ उसे जल्दी वहां से ले गया। सलीना कमरे में लौटी तो उसकी सांसें भारी हो रही थीं। उसने लिया से कहा, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। अगर कोई मुझे ढूंढे तो कह देना मिस्टर जॉर्डन के पास जाएं। लिया जानती थी कि सलीना पिछली रात ठीक से नहीं सोई थी, इसलिए उसने हामी भर दी। वह तब तक इंतजार करती रही जब तक सलीना सो नहीं गई। फिर उसने फ़ोन उठाया और अलग हिस्से में जाकर पहरा देने लगी। सलीना ने कहा था कि कोई उसे कॉल करेगा और यह 100% सच था। बस यह नहीं पता था कि वह कौन होगा। लिया उबकर इंतजार कर रही थी कि तभी सलीना का फ़ोन तेजी से बजा। राजधानी से एक अनजान नंबर था। लिया ने पलकें झपकाईं। उसे लगा उसकी मालकिन इतनी ताकतवर है कि उसके लिए कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। उसने फ़ोन उठाया और रिसीव बटन दबाया। उससे पहले कि वह पूछ पाती कौन है, दूसरी ओर से एक साफ और ठंडी आवाज़ आई, जिसमें थोड़ी अस्पष्टता थी। लेडी सलीना, कृपया दया कीजिए। बोलते समय उसकी आवाज़ में जरा भी झुकाव नहीं था। उसका शांत और नपे तुले अंदाज सुनने में बहुत सुखद लगा। लिया एक पल को चौंकी, फिर पहचान गई कि वह कौन है। तुरंत गुस्से में बोली, लेडी सलीना ने कह दिया है, अगर कोई काम है तो मिस्टर जॉर्डन के पास जाए और उन्हें परेशान मत कीजिए। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। रिडल परिवार की लापरवाही के कारण सलीना और हैटी दोनों ने बहुत दुख झेले थे। सलीना को छोड़िए, अब तो लिया के मन में भी उस परिवार के लिए कोई जगह नहीं बची थी। खासकर जब उसने अपनी आंखों से हैटी को रोते देखा, तो चाहे रिडल परिवार के बुजुर्ग भी आ जाएं, वह पीछे हटने वाली नहीं थी। राजधानी में लियोन ने कटे हुए फ़ोन को देखा और अपनी लंबी उंगलियों से स्क्रीन पर थपकी दी। उसकी आंखों में हल्की उदासी की छाया थी। बगल में खड़े सहायक ने नाराज़गी से कहा, यंग मास्टर, लेडी सलीना सच में बहुत बदतमीज़ है। अगर लियोन की मदद न होती तो एक असहाय और अकेली औरत उस माँ बेटी से इतनी आसानी से बदला कैसे ले पाती। सलीना ने न केवल एहसान याद नहीं रखा, बल्कि इतनी अकृतज्ञ भी बनी, ये सुनना भी बुरा लगता था। लियोन ने उसे अनसुना किया और लुक को कॉल लगाया।
लूक ने तुरंत कॉल उठाए और मजाक में बोला, इतने व्यस्त मिस्टर रिडल को मुझे एक आम इंसान को कॉल करने की फुर्सत कैसे मिल गई? लियोन ने हल्की आवाज में कहा, उसने कहा था तुम्हें कॉल करूं। लूक एक पल को चुप रहा, फिर व्यंग्य से बोला, लगता है उसे तुम्हारे रिडल परिवार से सचमुच नफरत है। ये समझना मुश्किल नहीं था। पिछले 18 सालों में नवेया की मौत, सलीना की अकेली परवरिश और अब हैटी का मामला, अगर सलीना का रिडल परिवार के बारे में अच्छा विचार होता तो वही अजीब लगता। लियोन चुप रहा। लूक ने पूछा, तुम्हारे दादा दादी का क्या मामला है? वे अपनी बेटी, पोती और पड़पोती की जिंदगी मौत की परवाह नहीं करते, लेकिन नाजायज बेटी पर जान छिड़कते हैं। क्या ये मुसीबत मोल लेना नहीं है? अगर तुमने उन्हें रोका नहीं, तो भविष्य में शायद केवल तुम ही उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहोगे। लियोन की आंखों में अंधेरा सा चमका और उसने माथे पर हाथ रखा। यह मामला यहीं खत्म, उसने कहा। लूक समझ गया कि लियोन का क्या मतलब है। वह सलीना को उस परिवार के 4 लोगों से बदला लेने की इजाज़त दे सकता था, हैटी का गुस्सा निकालने दे सकता था, पर वह सलीना को रिडल परिवार की पूरी इज्जत मिटाते हुए नहीं देख सकता था। आखिरकार उसका अपना नाम भी रिडल है और वही परिवार का उत्तराधिकारी है। लूक ने तिरस्कार से कहा, तुम निश्चिंत रहो मिस सलीना को तुम्हारे रिडल परिवार में कोई दिलचस्पी नहीं है। रिडल परिवार तो हैटी के लिए ही है। अगर सलीना सच में इस मामले को आगे बढ़ाना चाहती, तो वह लियोन को कॉल करने नहीं कहती। फोन काटने से ठीक पहले लूक की आवाज़ फिर आई, वैसे बताना भूल गया कि कल मिस हैटी को दौरा पड़ा था। लियोन एक पल को शांत रहा। क्या ये गंभीर है? कुछ खास नहीं। मिस सलीना इतनी गुस्से में उस परिवार पर टूट नहीं पड़ी। वो बस केटलिन को देखकर पागल हो गई थी। लूक ने व्यंग्य से कहा और कॉल काट दिया। कुछ बातें न कही जाएं तो बेहतर होती हैं। जहां तक लियोन आगे क्या करेगा, यह उसका सोचने का विषय नहीं था। ... आधे घंटे बाद रिडल फैमिली की आधिकारिक वेबसाइट पर केटलिन का सलीना और हैटी से माफ़ी मांगते हुए वीडियो जारी किया गया और यह घोषणा की गई कि रिडल फैमिली में केवल एक मैडम और 2 यंग लेडीज हैं। यह आधिकारिक घोषणा सीधे सीधे नई पत्नी और उसके परिवार के तीनों सदस्यों के अस्तित्व को नकारती है और उन्हें रखेल और नाजायज संतान की हैसियत पर ला खड़ा करती है। अब चाहे वे कहीं भी जाएं, उन्हें कभी वैध पहचान नहीं मिल पाएगी। ये घोषणा जारी करने वाला वही यंग मास्टर था जो शहर में मशहूर और रिडल फैमिली का असली मुखिया माना जाता है। वही एकमात्र व्यक्ति है जो रिडल फैमिली की राय का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इस तरह इस मामले का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। अब वो सिर्फ एक घटिया आदमी साबित हुआ जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया। पत्नी की मौत के तुरंत बाद वह अपनी रखेल और उसके बच्चों को, जिन्हें वह बाहर पाल रहा था, घर ले आया। लेकिन रिडल फैमिली के असली लोग कभी इस परिवार को मान्यता नहीं देंगे। अब लोग सिर्फ उस घटिया आदमी और उसकी रखेल को कोस रहे थे। रिडल फैमिली को इसमें कोई दोष नहीं दिया गया, बल्कि केटलिन की विनम्र माफ़ी और लियोन के अपनी असली पत्नी और बेटियों की रक्षा करने के सख्त रवैये ने रिडल फैमिली की प्रतिष्ठा और बढ़ा दी। राजधानी की रिडल फैमिली अब भी उतनी ही सम्मानित और उच्च कुलीन थी। ... 2 घंटे बाद सलीना जागी। शायद हैटी के कारण हुए हंगामे से, भले ही उसने अच्छी नींद ली थी, फिर भी उसका चेहरा थका हुआ और आंखें बोझिल लग रही थीं। लेया ने फ़ोन उठाया और कहा, मैडम, यंग मास्टर ने अभी कॉल किया था। उन्होंने कहा है कि आप जागने के बाद उन्हें वापस कॉल करें। सलीना ने माथे को मलते हुए ठहराव लिया और फिर हल्की हंसी दी। वह 2 दिन से एम सिटी में थी और पूरा ध्यान हैटी पर था। इस बीच उसने ऑस्वाल्डो की कुछ अनदेखी कर दी थी। ये तो पत्नी के तौर पर उसकी नाकामी थी। सलीना ने फ़ोन उठाया, होठों पर मीठी मुस्कान के साथ ऑस्वाल्डो का नंबर मिलाया। शायद वह पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। कॉल तुरंत उठा ली गई। सलीना ने सिर झुकाते हुए मधुर आवाज़ में कहा, हैटी का मामला सुलझ गया है, अब सब ठीक है। कुछ क्षण बाद ऑस्वाल्डो की सीधी और भावहीन आवाज़ आई, क्या तुमने उसके लिए तोहफा खरीदा?
सलीना थोड़ी देर के लिए ठिठकी, कुछ समझाने का मन हुआ, लेकिन फिर चुप रही। असल में बात चाहे थोड़ी उल्टी थी, पर नतीजा यही निकला कि उसने तोहफा सिर्फ हैटी को खरीदा और ऑस्वाल्डो को नज़रअंदाज कर दिया। यह उसकी लापरवाही थी। सलीना हमेशा दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचने वाली लड़की थी। उसने सोचा, अगर ऑस्वाल्डो सफ़र से लौटकर सिर्फ हैटी के लिए तोहफा लाते और उसे भूल जाते, तो क्या वह भी नाराज न होती। उसने मुलायम तकिए को सीने से लगाकर मुस्कराते हुए कहा, मैं बाद में तुम्हारे लिए एक खरीद लाऊंगी। ऑस्वाल्डो की आवाज़ अचानक कोमल हो गई, जिसमें हल्की मुस्कान भी थी, क्या तुम खुद चुनोगी? सलीना के होठों पर लहर सी दौड़ गई। हाँ, उस आदमी ने धीरे से हंसते हुए कहा, जिसकी आवाज़ नाइटिंगेल जैसी मनमोहक थी, तुम्हें माफ़ किया गया। सलीना ने गहरी सांस ली, उसे लगा जैसे उसके कान पिघल रहे हों। कोई आदमी इतनी खूबसूरत आवाज़ वाला कैसे हो सकता है कि सुनकर टांगों में जान न रहे। अगर ऑस्वाल्डो औरत होते, तो दुनिया के सारे मर्द उनके दीवाने हो जाते। सलीना ने आंखें मूंदकर उस सुख का आनंद लिया। 2 दिन से जो तनाव था, वह मानो पिघलकर बह गया। वह तकिए को गले लगाकर मुस्कुराए और अचानक मजाकिया लहजे में पूछ लिया, क्या तुम गाना जानते हो? ऑस्वाल्डो ने हल्की खिंचाई वाली आवाज में कहा, क्या? सलीना के लाल होंठ मुस्कुराए, तुम्हारी आवाज सच में बहुत सुंदर है। समझाना मुश्किल था कि उसमें इतना आकर्षण क्यों है, बस इतना कि उसके कान सचमुच मदहोश हो रहे थे। शायद अपनी खराब मानसिक स्थिति की वजह से सलीना ने अनजाने में एक ऐसी मांग कर डाली जो वह सामान्य हालत में कभी न करती, क्या तुम मेरे लिए गा सकते हो? ऑस्वाल्डो कुछ पल रुके, फिर उनकी आवाज़ में गहरा लाड़ और नर्म मोहब्बत झलकने लगी, ठीक है। दूर समुंदर से हवा बह रही थी, और कमरे की खामोशी में अचानक एक गीत गूंज उठा। मेरे हाथ काट दो, फिर भी मैं तुम्हें गले लगाऊंगा, मेरे पैर काट दो, फिर भी मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मेरी आंखें निकाल दो, फिर भी मैं तुम्हें छू पाऊंगा, मेरी आवाज़ छीन लो, फिर भी मैं तुम्हें चूम लूंगा, मेरी यादें मिटा दो, फिर भी मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। उस गीत में खून सी महक और अंधेरी चाहत थी, फिर भी वह नर्म और गर्मजोशी से भरी धुन बनकर बह रही थी। सलीना का पूरा शरीर सिहर उठा, उसके पैरों से लेकर रगों तक कमजोरी उतर आई। ये कौन सा गीत था? उसके पूछने से पहले ही गीत का स्वर अंधकार से भर उठा। मेरे हाथ काट दो, फिर भी मैं तुम्हें कैद कर लूंगा, मेरे पैर काट दो, फिर भी मैं सिर्फ तुम्हारा रहूंगा, मेरी आंखें निकाल दो, फिर भी मैं तुम्हारी सांस महसूस करूंगा, मेरी आवाज़ छीन लो, फिर भी मैं तुम्हारे होठों को चूम लूंगा, मेरी यादें मिटा दो, फिर भी मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। सलीना की आंखें फैल गईं, उसे अचानक एक दमघोंटू डर का एहसास हुआ। उसने ऑस्वाल्डो का बेहद खूबसूरत चेहरा याद किया और सोचा, इतना नर्म और भला इंसान इतने खूनखराबे और जुनूनी बोल कैसे गा सकता है। उसकी कोमलता और इन काले गीतों का फर्क बहुत गहरा और तीव्र था। शायद ऑस्वाल्डो ने उसकी बेचैनी भांप ली और अचानक गाना रोककर झिझकते हुए पूछा, अच्छा नहीं लगा? अच्छा है। भले ही बोल चौंकाने वाले थे, मगर सच ये था कि गीत बहुत अच्छा लगा। सलीना ने मुस्कुराकर पूछा, ये कौन सा गाना है? ऑस्वाल्डो ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, एक प्रेम कविता। सलीना हंसी नहीं रोक पाई। उसकी सारी थकान और झुंझलाहट पिघल गई, और उसकी जगह गर्माहट ने ले ली। ऑस्वाल्डो गाने में अच्छे नहीं थे और कभी गाए भी नहीं थे, लेकिन वह उसकी मांग ठुकरा नहीं पाए और एक पढ़ी हुई प्रेम कविता को गीत की तरह सुना दिया। ये सलीना के लिए अनोखा था। शायद वो कभी नहीं भूलेगी कि जब वह उदास थी, तो एक आदमी ने उसे खुश करने के लिए भद्दे लेकिन सच्चे दिल से गाया हुआ प्रेम गीत सुनाया था। उसने तकिए को कसकर दबाया और मीठी मुस्कान के साथ कहा, मेरे तोहफे का इंतजार करना। ऑस्वाल्डो ने ठीक है कहा। कॉल काटने के बाद सलीना बाथरूम गई, खुद को तरोताज़ा किया, लाल ड्रेस पहनी, हल्की जैकेट डाली और हल्का सा मेकअप किया। वो कमरे से बाहर निकली तो बेहद खूबसूरत और चमकदार लग रही थी। लेआ ने उसकी दमकती शक्ल देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, मैडम, कहाँ जा रही हैं?
सलीना ने मुस्कुराकर कहा, वही तोहफा लेने जो हम पहले नहीं ले पाए थे। इतना कहकर वह बाहर निकल गई। लेया भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चली। कौन कहता है कि उनका यंग मास्टर डेट करना नहीं जानता। देखो, पत्नी को मनाने का ये तरीका कितना चतुर है ना। हैटी की घटना के बाद से सलीना रात भर उदास रही थी, लेकिन ऑस्वाल्डो का एक फ़ोन कॉल उसकी सारी थकान मिटा गया और उसकी पुरानी चंचलता लौटा दी। ये हुनर आम इंसानों के बस की बात नहीं है। लेया उत्साहित भी थी और थोड़ी जिज्ञासु भी। वो खुद को रोक नहीं पाए और सलीना की खूबसूरत मुस्कुराती प्रोफाइल देखते हुए गॉसिप भरे अंदाज में पूछ बैठी, मैडम, मास्टर ने आपसे अभी क्या कहा था जो आपको इतना खुश कर गया? सलीना ने सिर हल्का सा झुकाया और मुस्कुराई, कुछ खास नहीं, बस। वह रुकी, उस आदमी की नर्म और खुरदुरी आवाज़ याद आई और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने मेरे लिए गाना गाया। लेया की आंखें तुरंत फैल गईं और चेहरे पर टूटे भरोसे की निराशा झलक उठी। क्या ऑस्वाल्डो गा सकते हैं? क्या उसने झूठे मास्टर से मुलाकात की थी? लेया सलीना के साथ लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। सलीना ऑस्वाल्डो के लिए तोहफा लेने जा रही थी, इसलिए लेया ने शहर के सबसे व्यस्त शॉपिंग मॉल की ओर गाड़ी चलाई। सलीना ने कई लग्जरी पुरुषों की दुकानों का चक्कर लगाया और थोड़ा प्यासा महसूस किया, तो लेया उसके लिए मिल्क टी लेने चली गई। सलीना अकेली ही एक घड़ी की दुकान में गई और थोड़ी देर देखने के बाद एक घड़ी पर उसकी नज़र टिक गई। उसने उसे ध्यान से परखा और जब ये तय कर लिया कि गुणवत्ता और डिज़ाइन अच्छे हैं, तभी बगल से एक तीखी आवाज़ आई, सलीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आवाज़ सुनते ही सलीना की नज़र ठंडी हो गई। उसने सिर घुमाया तो देखा कि एंजी उसे गुस्से से घूर रही थी। उसके पीछे डोमिनिक और लिया खड़े थे। डोमिनिक की आंखों में नफरत भरी थी और लिया की निगाहें जटिल थीं। दुश्मन आमने सामने। सलीना ने उन पर हल्की सी नज़र डाली और फिर ध्यान हटाते हुए घड़ी सेल्समैन को दी, इसे पैक कर दो। सेल्समैन ने मुस्कुराकर कहा, मिस, आपका साथी वाकई बहुत भाग्यशाली है। ये घड़ी न तो डिज़ाइन में और न ही कीमत में आम लोगों की पहुंच में थी। सलीना जैसी जवान, खूबसूरत और बेहतरीन शख्सियत वाली लड़की के हाथों में ये तोहफा देखकर वह सोचने लगा कि कितना भाग्यशाली होगा वह आदमी जिसे ऐसी हसीना का साथ मिला है। सलीना मुस्कुराए और ऑस्वाल्डो के लिए किए गए हर छोटे बड़े काम को याद करते हुए बोली, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे और भी अच्छा ट्रीट करता है। उसकी मीठी मुस्कान देखकर सेल्समैन भी ईर्ष्या से भर गई और पैकेजिंग करने लगी। लिया और डोमिनिक की निगाहें उस घड़ी पर टिक गईं, उनकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। डोमिनिक को अचानक सलीना द्वारा दिए गए पुराने तोहफे याद आ गए। वे शायद बहुत महंगे नहीं थे, लेकिन बेहद सोच समझकर दिए गए थे। मगर उसने कभी उन्हें कदर से नहीं रखा। उसे सलीना से इतने तोहफे मिले, लेकिन उसने सालों में कभी उसके लिए कुछ नहीं किया। अब वही सलीना किसी और के लिए दिल से तोहफा चुन रही थी, और वह आदमी उसका पति था। डोमिनिक ने घड़ी को घूरा, मुठियां भींच ली और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। डोमिनिक जलन और पछतावे से भरा था, जबकि लिया की आंखों में सिर्फ ईर्ष्या और नफरत थी। मिसेस रिडल के जेल जाने के बाद से लिया की जिंदगी कठिन हो गई थी। नौकर चाकर तो थे, मगर माँ की देखभाल जैसी बात नहीं थी। एल्बर्टो अस्पताल में था और जिस कुर्सी को उसने हथियाया था, उसके लिए उसे नफरत झेलनी पड़ी। उसका सगाई समारोह भी औपचारिकता बनकर रह गया। चैपमैन परिवार के ढोंगी रिश्तेदार आए, लेकिन वह आदमी तक नहीं आया। वॉल्सन फैमिली भी उससे नाखुश थी। उसकी बदनामी और डोमिनिक के साथ स्कैंडल ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। इसके विपरीत सलीना की जिंदगी पूरी तरह उलट चुकी थी। अब उसे प्यार और सम्मान मिल रहा था, वह संभाली और संजोई जा रही थी, और उसका करियर भी ऊंचाइयों पर था। लिया कैसे ये सब सह सकती थी? उसकी हथेलियों में नाखून धंसकर खून तक निकल आया। एंजी को भी सलीना की अनदेखी रास नहीं आई। सलीना की वजह से उसे क्रीफिया यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और जेल जाना पड़ा। वो एक समय की अमीर बेटी से बदनाम और नफरत की पात्र बन गई थी। मिसेस वॉल्सन ने हाल ही तक उसे घर में कैद करके रखा था।
बड़ी जिद के बाद ही उसे डोमिनिक और लिया के साथ एम सिटी आने की इजाज़त मिली थी। इसलिए जैसे ही एंजी ने सलीना को देखा, उसका गुस्सा भड़क उठा। उसकी नज़र में सलीना तो हमेशा की तरह कमज़ोर और सहने वाली थी। वो उसे जितना चाहे तंग कर सकती थी। सलीना, क्या तुम बहरी हो? मेरी बात सुनाई नहीं देती। एंजी भड़क उठी और बिना सोचे बोल पड़ी, ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लायक नहीं है। मेरा भाई, लियो और मैं शॉपिंग करने आए हैं। अभी तुरंत यहाँ से निकल जाओ। यह बातें वह पहले की सलीना को अनगिनत बार कह चुकी थी। पर वो भूल चुकी थी कि अब सलीना वैसी नहीं रही। उसकी घमंडी बात सुनकर डोमिनिक का चेहरा बिगड़ गया और उसने गुस्से से डांटा, एंजी। एंजी की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मुड़कर देखने लगे। सबकी नजरें एंजी के जहरीले और घमंडी चेहरे पर गईं और फिर सलीना पर टिक गईं, जिसकी अदाएं बेहद आकर्षक और नाजुक थीं। पागल औरत, खुद की शक्ल देखे बिना दूसरों को निकालने चली है। ये देहातन कहाँ से आ गई? दूसरों की दुकान में खड़ी होकर ग्राहकों को भगा रही है। लोगों की बातें सुनकर एंजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। डोमिनिक की डांट से उसकी आंखें भर आईं। उसने सलीना को घूरा, होंठ भींचे और रोते हुए बोली, ब्रदर, इसी की वजह से मुझे क्रिफिया यूनिवर्सिटी से निकाला गया और पुलिस ने गिरफ्तार किया। आप अब भी इसका साथ दे रहे हैं। ये सुनकर डोमिनिक का चेहरा और भी सख्त हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर एक शब्द और कहा तो तुरंत वापस जाओगी। एंजी डर गई और मुंह ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सलीना ने कार्ड स्वाइप किया, तोहफा उठाया और संतुष्ट मुस्कान के साथ उन तीनों की ओर देखा। सेल्समैन ने एंजी की ओर ठंडी नज़र डाली और सलीना से कहा, मिस, आप हमारी स्टोर की अहम कस्टमर हैं। आपको इन लोगों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। सलीना हंसी, कोई बात नहीं, मैं कभी आवारा बिल्लियों और कुत्तों की भौंक से परेशान नहीं होती। वॉल्सन फैमिली को सबक सिखाने के बहुत मौके आने वाले थे। सलीना ने उसे कुत्ता कहा। ये सुनते ही एंजी गुस्से से पागल हो गई और उस पर टूटने ही वाली थी कि डोमिनिक ने उसकी कलाई पकड़ ली। शांत हो जाओ ब्रदर, क्या आपने नहीं सुना? उसने मुझे कुत्ता कहा। एंजी चीखी। डोमिनिक ने उसकी बात नज़रअंदाज की और बस कसकर पकड़े रखा। उसकी निगाहें अनजाने में सलीना का पीछा कर रही थीं। सलीना का मूड अच्छा था, वह आज उनसे उलझना ही नहीं चाहती थी। ऑस्वाल्डो के लिए लिया गया तोहफा उठाए वह दरवाजे पर खड़े तीनों को नज़रअंदाज करती हुई सीधी लिफ्ट की ओर बढ़ गई। एंजी डोमिनिक के हाथों में जकड़ी रह गई, लेकिन उसके दिल में गुस्सा उबल रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक भाव उभरा और जैसे ही सलीना लिफ्ट पर चढ़ने वाली थी, उसने जानबूझकर पैर अड़ा दिया। सलीना लिफ्ट से उतरने ही वाली थी कि एंजी ने उसे ठोकर मार दी। सलीना संतुलन नहीं रख पाई और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। आह! मौके पर अनगिनत चीखें और हैरानी की आवाज़ें गूंज उठीं। डोमिनिक ने कुछ गड़बड़ महसूस की और सिर घुमाकर देखा। उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उसने सहज रूप से सलीना को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बगल में खड़ी लिया अचानक लड़खड़ा गई और उसकी बाहों में जा गिरी। जैसे ही सलीना गिरी, डोमिनिक ने उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन पल भर की देरी ने उसे रोक दिया और वह केवल देखता रह गया कि सलीना नीचे गिर रही है। जब सलीना को ठोकर लगी, उसने तुरंत पास की रेलिंग पकड़ ली, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे का एस्केलेटर अचानक खराब हो गया। सारी सीढ़ियां एक पल में गायब हो गईं और मशीन सामान्य से कहीं तेज चलने लगी। सलीना को खुद को संभालने का मौका ही नहीं मिला और उसका पतला शरीर ऊपर से सीधे नीचे जा गिरा। लेडी सलीना, पास से लेयर की गुस्से भरी आवाज गूंजी। भीड़ में अनगिनत लोगों ने अपनी आंखें ढांक ली और डर से चीख उठे। कोई भी आगे होने वाली घटना देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। सलीना की आंखों में एक झलक क्रूरता की आई। उसने पल भर में आंखें बंद कर ली और भयंकर दर्द झेलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जमीन पर गिरने से ठीक पहले एक जोड़ी लंबी और मजबूत बाहों ने उसकी कमर थाम ली और उसे अपने आलिंगन में खींच लिया। धप! वो एक गर्म और मजबूत सीने से जा टकराए। सलीना की आंखें कसकर बंद थीं, उसका शरीर हल्का कांप रहा था और चेहरा पीला पड़ गया था।
काफी देर बाद भी जब उसे अपेक्षित दर्द महसूस नहीं हुआ और अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया, तो वह घबरा गई। उसकी लंबी पलकें कांपी, लेकिन फिर भी उसने आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। उसे दर्द से सबसे ज्यादा डर लगता है जब दर्द होता है तो उसके आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं। सन्नाटे के बीच ऊपर से अचानक एक हल्की आहट आई। सलीना का दिल जोर से धड़का और एक अजीब सी कपकपी उसकी आत्मा तक उतर गई। ये कैसा एहसास था? एक लंबा और ठंडा हाथ उसके सिर पर आया और सांत्वना देते हुए सहलाने लगा। फिर एक कोमल और मनमोहक आवाज आई, कुछ नहीं हुआ, डर मत। सलीना की पलकें झपकी और उसने अचानक आंखें खोल दी। क्षण भर के लिए वह वहीं ठिठक गई। उसकी नजरें एक जोड़ी गहरी और नजदीक आंखों से टकराईं, जिनकी ठंडी दृष्टि ने उसका दिल धड़का दिया। एक पल के लिए सलीना को लगा कि वो ऑस्वाल्डो है, लेकिन अगले ही पल उसने इनकार कर दिया। ऑस्वाल्डो बाहर से ठंडा दिखता है लेकिन भीतर से गर्म और कोमल है। वो एक सज्जन इंसान है, लेकिन इस आदमी की नजरें बर्फ की तरह थीं, जैसे राह के कीड़ों को देखा जाता है। यह ऑस्वाल्डो नहीं था। सलीना ने तुरंत खुद को उसके आलिंगन से अलग किया और कई कदम पीछे हट गई। आदमी की नज़र अचानक ठंडी हो गई, उसकी लंबी और भूतिया उंगलियां जैसे उसे दोबारा पकड़ना चाहती हों, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो वहीं खड़ा रह गया और उसकी ओर बर्फीली सी गर्म और ठंडी नज़रों से देखता रहा। सलीना ने दूरी बना ली और तब जाकर उसे आदमी का रूप साफ दिखाई दिया। उसके मुंह से अनायास एक प्रशंसा निकल गई। हालांकि उसके चेहरे पर एक ठोस काला नकाब था, लेकिन उसके पूरे व्यक्तित्व से एक अजीब सी आकर्षक और रहस्यमयी आभा निकल रही थी। वह मानो कोई ठंडी और खूबसूरत कलाकृति हो जिसमें जान आ गई हो। दुनिया में शायद ही कोई हो जो ऑस्वाल्डो से ज्यादा अच्छा दिखे। बस दोनों की आभा अलग थी, वरना वह संदेह करती। सलीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। आदमी कुछ क्षण रुका, फिर गहरी आवाज में बोला, जरूरत नहीं। फिर वह उसकी ओर बढ़ने लगा। सलीना पल भर के लिए चौंकी, उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई और उसके चेहरे पर अनजाने में सतर्कता आ गई। आदमी के कदम एक पल को थमे, फिर उसने सहजता से उन्हें आगे बढ़ा दिया। वो वहीं पहुंचा जहां कुछ देर पहले सलीना खड़ी थी, हल्का झुककर जमीन से कुछ उठाया। सलीना की आंखें चौड़ी हो गईं। वो उसकी बनाई हुई थॉर्नबर्ग्स पेंटिंग थी। शायद बचाते समय ये गिर गई थी। सलीना ने अजीब नज़र से पूछा, सर, क्या ये आपकी है? आदमी ने पेंटिंग उठाकर सावधानी से समेट ली और कहा, यह एक पड़ोसी की है। फिर धीमे स्वर में जोड़ा, मुझे ये बहुत पसंद है। सलीना के होंठों पर अनायास मुस्कान आ गई। आदमी ने एक नज़र उसे देखा और फिर शांति से मॉल से बाहर चला गया। उसके जाते ही लोग धीरे धीरे होश में आए। अभी का वो आदमी कितना खूबसूरत, हैंडसम, पर कोई शब्द ठीक नहीं बैठता। दिल की धड़कन जैसे बाहर आ गई थी। समझ नहीं आया डर से था या उसके असर से। कौन था वो आदमी, नहीं पता, लेकिन उसने इस खूबसूरत लड़की की जान बचाई। इसका मतलब है कि वो सिर्फ अच्छा दिखता ही नहीं, बल्कि इंसान भी अच्छा है। आदमी के जाते ही लिया दौड़कर सलीना के पास पहुंची और लगभग डरी हुई बोली, मिस सलीना, आप ठीक तो हैं? सलीना ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, मैं ठीक हूँ। लिया ने चैन की सांस ली। सौभाग्य से, अगर सलीना को कुछ हो जाता तो उनका यंग मास्टर उस पर बहुत नाराज होता। लेकिन सदमे के बाद सलीना की आंखों में ठंडक छा गई और उसने सीधे डोमिनिक और उसके साथियों की ओर देखा। उनकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडी हत्या की भावना देखकर वे तीनों सिहर गए। लिया ने सिर झुका लिया और गहरी खींच महसूस की। क्यों सलीना हमेशा इतनी किस्मत वाली होती है? एंजी अंदर ही अंदर जल रही थी। उसे अभी अभी सलीना को बचाने वाले आदमी की याद आई और उसका दिल ईर्ष्या से भर गया। वो कुछ कह ही रही थी कि अचानक उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। एंजी स्तब्ध रह गई, अपने गाल पर हाथ रखते हुए अविश्वास से डोमिनिक को देखा। आंसू उसकी आंखों से बह निकले, ब्रदर, आपने मुझे मारा। डोमिनिक ने कभी उसे नहीं मारा था, लेकिन आज उसने सलीना के लिए मारा।
एंजी सलीना से नफरत करने लगी। डोमिनिक की आंखें ठंडी हो गईं, उसकी मुट्ठी कस गई और वो गरज कर बोला, तुम्हें पता है ये कितना जानलेवा हो सकता था। वो हमेशा सोचता था कि एंजी बस बिगड़ी हुई है, लेकिन आज उसने उसकी असलियत देखी, वह भीतर से बेहद दुष्ट है। एंजी ने घबराकर गर्दन सिकुड़ी, लेकिन जब उसने सलीना को अपनी ओर आते देखा तो उसका आत्मविश्वास लौट आया और वह बोली, वो तो ठीक है ना, बिना चोट के खड़ी है। फिर आपने मुझे क्यों मारा? उसके लिए